A very good morning to all my dear students and viewers of NutriOcean channel. Today, I am going to discuss with you on the topic food and its classification, which is a part of Paper Code 104 Food Science for BSc Home Science Semester 1 students and BA Home Science Semester 5 students for Paper Code 301. तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भोजन एवं उसका वर्गीकरण। इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 1 फूड साइंस 104 पेपर कोड के स्टूडेंट्स के लिए तथा बीए होम साइंस सेमेस्टर 5 पेपर कोड 301 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फूड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले we'll discuss about the definition of food. Before understanding the classification, we should know what is food. Food may be defined as any solid or liquid substance which when eaten or drunk gives us energy after digestion. जो भी ऐसा पदार्थ जो ठोस है, अर्ध ठोस है अथवा तरल है जिसका सेवन करने पर आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो भोजन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। Food acts as fuel for our body. The energy derived from the food helps in carrying out various metabolic activities of our body. जिस प्रकार एक गाड़ी को चलने के लिए डीजल एवं पेट्रोल रूपी ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को चलने के लिए भोजन के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को हम अपने शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कैन बी डन ऑन 4 पैरामीटर्स, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि भोजन किस स्रोत से उपलब्ध हो रहा है। भोजन की उत्पत्ति के अनुसार भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज प्लांट ओरिजिन फूड्स while second category is animal origin foods. जो भी भोजन हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो वनस्पति भोजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 भोज्य समूह हैं जो कि हैं सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल एवं सब्जियां, फैट्स एंड ऑयल्स घी, तेल, वसा इत्यादि, शुगर एंड जैगरी चीनी, गुड़, शक्कर इत्यादि। ये 5 भोज्य समूह हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट फूड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनिमल फूड्स, यानी कि वो भोजन जो हमें जैविक क्षेत्र से मिलते हैं या पशुजन्य हैं, वो एनिमल भोजन एनिमल फूड्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे 2 फूड ग्रुप्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थ, तथा मीट, फिश, एग एंड पोल्ट्री, मांस, मछली, अंडा एवं पोल्ट्री। ये दोनों के दोनों भोज्य समूह हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। भोजन हमारे शरीर में जाने के उपरांत किस प्रकार का कार्य करता है उसके आधार पर हमने भोजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी गिविंग फूड्स, second category is body building foods, and third category is protective foods. So firstly we'll discuss about energy giving foods. Energy giving foods as the name suggests ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। जब हमने भोजन की परिभाषा डिस्कस की तो हमने सबसे पहला कार्य, प्राथमिक कार्य जो भोजन का देखा वह क्या था कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस कैटेगरी में बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 3 मुख्य पोषक तत्व आते हैं जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोस, प्रोटीन एंड फैट्स यानी कि वसा। इन तीनों पोषक तत्वों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु मैंने जानबूझकर प्रोटीन्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा ताकि मैं आपको उसका जो मेन मुख्य कार्य है वो डिस्कस करके बता सकूं कि उसको इस कैटेगरी से क्यों हटाया गया है। हम मुख्य तौर पर कार्बोज एवं वसा को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स when taken gives you 4 kilocalories and 1 gram of fats gives you 9 kilocalories approximately after digestion. So पाचन एवं ऑक्सीकरण के उपरांत जो वसा है वो हमें कार्बोज के कंपैरेटिवली दुगनी ऊर्जा प्राप्त करवाती है, इसीलिए
फैट रिच फूड्स हाई कैलोरी फूड्स की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड्स इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। वह भोजन जिनको खाने के बाद हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का जन्म हो सकता है और हमारे टूटे फूटे तंतुओं की मुरम्मत हो सकती है, वह केवल एक ही पोषक तत्व के साथ पॉसिबल है, जो कि है प्रोटीन्स। Proteins have the unique capacity of building new cells in our body, carrying out repair of worn out tissues, and maintenance of various body processes. जब किसी को चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ऑपरेशन हो जाता है, या किसी को किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस होता है, उसके कारण बॉडी में जो सेल्स की कमी हो जाती है, वो सेल्स केवल प्रोटीन के द्वारा ही पूरी की जाती है। बिकॉज प्रोटीन्स हैव द यूनिक कैपेसिटी दैट दे कैन बिल्ड न्यू सेल्स इन अवर बॉडी। उसके अलावा जब हम छोटे बच्चे होते हैं और बड़े होने तक हमारे शरीर में जितनी भी वृद्धि होती है, जितनी भी ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू प्रोटीन्स। बिकॉज प्रोटीन्स इकलौता ऐसा पोषक तत्व है जो इस कार्य को निभा सकता है, इसलिए कार्बोज एवं वसा प्रोटीन को इस कार्य के लिए स्पेयर कर देते हैं तथा ऊर्जा देने के लिए इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति होती है तो हमारे शरीर के ऊतकों में से, टिश्यूज में से प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होकर ऊर्जा देने लग जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि सुरक्षात्मक भोजन, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। Vitamins and minerals are the two important food groups or nutrients which perform this function very efficiently. विटामिन और खनिज लवणों युक्त भोजन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है तथा हमें सूक्ष्म जीवों से के हमलों से, आक्रमणों से तथा उनके दुष्प्रभावों के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव प्रदान करता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ function. Next category for the classification of foods is on the basis of nutrients. किस भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता है, वो किसका अच्छा स्रोत है, इसके बेसिस पर हम भोजन को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वे 7 कैटेगरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी कि कार्बोज युक्त भोजन, जिसमें हमारी कैटेगरी आएगी सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि अनाज एवं जड़ वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटीन रिच फूड्स, प्रोटीन युक्त भोजन। इसमें हमारे कुछ फूड ग्रुप्स जो आते हैं वो हैं मीट, फिश, एग एंड पोल्ट्री, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, नट्स प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मांस, मछली, अंडा, पोल्ट्री, दालें, दूध एवं दूध से बनने वाले पदार्थ प्रोटीन प्रदान करने का अच्छा स्रोत है, इसलिए हमें इनका सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी इज फैट रिच फूड्स, यानी कि वसा युक्त भोजन। इसमें जो फूड ग्रुप्स आते हैं वो हैं फैट्स एंड ऑयल्स, घी, क्रीम इत्यादि। तो घी, वसा, मक्खन, मलाई इत्यादि वसा युक्त भोजन है। नेक्स्ट कैटेगरी इज विटामिन रिच फूड्स। विटामिन रिच भोजनों में, विटामिन युक्त भोजनों में आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सभी फल एवं सब्जियां विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, एवं दूध एवं अंडा, ये दोनों भी विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट कैटेगरी इज मिनरल रिच फूड्स, यानी कि खनिज लवण युक्त भोजन। इसमें भी सेम ही भोज्य समूह है, सेम ही फूड्स हैं जो कि प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जियां, दूध एवं अंडे। नेक्स्ट कैटेगरी इज वाटर रिच फूड्स, जल युक्त भोजन। जितने भी पेय पदार्थ हम पीते हैं जिनमें पानी की अधिकता होती है, वे वाटर रिच फूड्स की कैटेगरी में आएंगे, जिसमें शामिल हैं फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, सूप्स, बेवरेजेस एटसेट्रा। लास्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज रफेज रिच फूड्स, यानी कि फोक या रेशे युक्त भोजन। जितने भी कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सैलेड्स के रूप में हम सेवन जिनका करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रफेज रिच फूड्स। रफेज रिच फूड्स हमारे शरीर को कब्ज की बीमारी से बचाते हैं तथा हमारी आंतों से भोजन के निष्कासन को आसान बना देते हैं, इसलिए ये भी हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। लास्ट कैटेगरी और पैरामीटर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, यानी कि नश्वरता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। नश्वरता के आधार पर हम भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी है
पेरिशेबल फूड्स यानी कि नश्वर भोजन। सेकंड कैटेगरी है सेमी पेरिशेबल फूड्स यानी कि अर्ध नश्वर भोजन। थर्ड कैटेगरी है नॉन पेरिशेबल फूड्स यानी कि अनश्वर भोजन। तो बच्चों हम पहले एक चीज समझ लें कि फूड की पेरिशेबिलिटी किस चीज पर निर्भर करती है। हमारे भोजन के अंदर जितना ज्यादा नमी की प्रेजेंस होगी, उपस्थिति होगी, वो फूड उतना ही ज्यादा नश्वरता के पास होगा। अधिक नमी अधिक नश्वरता। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दो ऐसे भोज्य समूह हैं जिसमें पानी की भरपूर मात्रा में उपस्थिति होती है, इसलिए ये दोनों भोज्य समूह जल्दी खराब हो जाते हैं। इन भोजनों को हम 1 या 2 दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। ये आते हैं हमारे पेरिशेबल फूड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी सेमी पेरिशेबल फूड्स, जिनमें नमी को सुखाकर बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया गया है। इसमें हमारे प्रोसेस्ड सीरियल प्रोडक्ट्स, अनाजों से बनने वाले भोजन जैसे कि सूजी, मैदा, पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, सेवइयां इत्यादि आ जाएंगे, एवं ड्राइड फूड्स यानी कि सूखे मेवे जैसे अखरोट, किशमिश, बादाम, काजू इत्यादि। इन सभी को हम कुछ दिनों तक अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। लास्ट कैटेगरी इज नॉन पेरिशेबल फूड्स यानी कि अनश्वर भोजन। ये वे भोजन है जिनमें से नमी को बहुत अच्छी तरह से सुखा दिया जाता है और इनको हम अपने घर में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं। इस कैटेगरी में हमारे दो भोज्य समूह आते हैं। Two main food groups which are a part of non-perishable foods include cereals and pulses. अनाज एवं दालें दो ही ऐसे भोज्य समूह हैं जिनमें नमी को बहुत अच्छे से सुखाकर ही उनकी कटाई की जाती है और इसलिए इनको हम घर में 1-2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। So students, this was all for food and its classification. In the next sequel, we learn about the functions of food. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye-bye. Thank you.